हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। हम स्टार्ट करने वाला 11th का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको। जो मैं इसमें लेवल रखूँगा वो आपको पूरा लेवल कवर करेगा। आईटी जेईई नीट की तैयारी करेंगे तब भी, या तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए भी जाओगे तब भी आपको मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर 11th का सबसे बेसिक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। इसको दूसरे नाम से भी बोल सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। बेसिकली ये किस पे डिपेंडेंट है? ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। इस पे क्या है, न्यूमेरिकल्स बहुत मिलेंगे आपको, मतलब कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है। मोल कॉन्सेप्ट आप देखोगे हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ इसका सेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस सेक्शन को क्लियर करने के लिए हमें क्या जरूरी है? मोल कॉन्सेप्ट का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो आगे कई सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो हमें चैप्टर पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, इसको हम देखो 3 कैटेगरी में बांट दे रहा हूँ। आपको जो पढ़ाऊँगा, पहले आपको यूनिट फर्स्ट कैटेगरी में आप क्या पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे यूनिट टू कैटेगरी में आपको क्या पढ़ना है, और फिर हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 3। मतलब 3 यूनिट मैंने इसको बांट रखा है ताकि सिंप्लीफाई कर सकूँ, आपको सिंपल तरीके से समझा सकूँ, आसानी से समझा सकूँ। इसलिए मैंने इसको मोल कॉन्सेप्ट को 3 तरीके में बांट रखा है। देखो सबसे पहले क्या है, जो हम यूनिट 1 में आपको बताएंगे, जो यूनिट 1 दिख रहा है, इस यूनिट में आपको जो जो चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मोल, फिर पढ़ोगे कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन मोल करो। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन मोल, मोल पे क्या क्या कैलकुलेशन है उसको पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिर एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट एंड इट्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट 2 में जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, यूनिट 2 में आप यहाँ पढ़ोगे लॉ रिलेटेड टू एटम मास कंजर्वेशन। एटम और मास कंजर्वेशन का जो लॉ है उनको पढ़ेंगे। कौन कौन सा नियम है जो बताते हैं एटम कंजर्वेशन रहेगा, मास कंजर्वेशन रहेगा, वो सारा इसमें आपको बताएंगे। दूसरा जो इसमें आपको चीज़ पढ़ाऊंगा वो है आपका स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन है। इस स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन में हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं देखिएगा। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा इसमें जो आप पढ़ोगे बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे, फिर उनका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑन परसेंटेज यील्ड कितना आया, यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने अमाउंट से शुरू करोगे तो क्या यील्ड आएगा, ये सब सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आपका जो 3rd यूनिट है, इसमें आपको बेसिकली पढ़ाएंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसमें एक चीज़ और करेंगे। चौथा आपका मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, हम ये सारा इसमें निकालेंगे, डिराइव करेंगे। यहाँ से यूनिट 2 में आपको ये पता चल जाएगा कि इस यूनिट में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का, अगर परसेंटेज दिया हो तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यूनिट 3rd में देखिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप क्या क्या पढ़ोगे, नॉर्मेलिटी पढ़ोगे, दूसरा मोलैरिटी पढ़ोगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ोगे, चौथा इसमें आपको 4 जो पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बाद, दैट इज मोलैलिटी पढ़ेंगे, और 5वां इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय
वॉल्यूम। बेसिकली ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमको पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि जो सोल्यूशन चैप्टर आपको क्लास 12th में मिलेगा डाइल्यूट सोल्यूशन, वहाँ पे जो विलियन है उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ क्लियर करके चलेंगे ताकि वहाँ हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए, डिफिकल्ट ना हो समझना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से। आज यूनिट 1 का कुछ चीज़ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर पढ़ेंगे बट सब कुछ न्यूमेरिकल के साथ चलेगा। आपको पूरा एक साथ मेरे साथ काम करना है, आप सब के सब लगा ले जाओगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताऊं व्हाट इज मोल। अगर आपसे कोई पूछे कि मोल क्या है, व्हाट इज मोल, तो मोल सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछता है कि मोल क्या है तो क्या बताओगे? मोल को क्या डिफाइन करोगे कि मोल क्या होता है? मोल जिसका कोई मोल हो, पैसा लगा हो, उसको मोल बोलेंगे क्या? मोल क्या है? इट इज द नंबर विच करस्पॉन्ड टू 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, ये एक नंबर है जो किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होता है। अगर कोई बोला आपको कि एक मोल स्पीसीज है तो उसको क्या बोलोगे? उसके पास कितने हैं? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 स्पीसीज हैं। अब वो स्पीसीज अभी बताता हूँ क्या, कुछ भी हो सकता है, बता रहा हूँ क्या है। तो अगर आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ये मोल क्या है तो बोलिएगा कि एक मोल वो क्वांटिटी है जिसके अंदर 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जिस भी चीज़ की बात करेगा, जैसे मान लो उसने बोल दिया कि एक चौक है, एक मोल चौक है, तो इस चौक के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, इसके कितने पार्टिकल होंगे? तो इतने पार्टिकल होंगे 6.023 इंटू 10 के पावर 23। तो बोलता है कि 1 मोल इज अ क्वांटिटी विच कंटेन्स पार्टिकल इक्वल टू द 6.023 इंटू 10 के पावर 23। तो ये डिफाइन कर दोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ substance which contain 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवागाड्रो नंबर बोलते हैं। दिस इज अवागाड्रो नंबर। ठीक है, जो ये वाला जो पार्टिकल आपका 6.023 इंटू 10 के पावर 23 ये अवागाद्रो नंबर के बराबर होता है। अवागाद्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। दिस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ये है आपका अवागाद्रो नंबर। ठीक है, तो मोल अगर बोल दिया कि एक मोल पेन है तो आप क्या बताओगे? एक मोल पेन नहीं उसके पास 6.023 इंटू 10 के पावर 23 पेन्स हैं। इतने पेन उसके पास अवेलेबल है। बोलेगा मेरे पास एक मोल केला है, बनाना। ठीक है, तो एक मोल केला का मतलब क्या हुआ? उसके पास इतना केला प्रेजेंट है। जैसे बोलते ना 1 डजन, वो 1 दर्जन बोलते हो ना, इंग्लिश में डजन बोलते हैं, हिंदी में दर्जन बोलते हैं। 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला मतलब 12 केला। वैसे एक मोल केला का मतलब 6.023 इंटू 10 के पावर 23 इतने केले उसके पास प्रेजेंट होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आपको अमाउंट अगर मोल में दिया है तो मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स है, वो कुछ भी हो। अगर बोल देगा आपके पास 1 मोल रोटी है, 1 मोल रोटी का मतलब आपके पास इतने रोटीज हैं। ठीक है, इतने रोटी आपके पास प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान रखना है कि मोल इज द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द अवागाड्रो नंबर एंड दिस अवागाड्रो नंबर इज इक्वल टू द 6.023 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, ये हो गया मोल का डेफिनेशन। अब आएगा कैलकुलेशन कि हम मोल को कैलकुलेट कैसे करें। तो आइए मोल को कैलकुलेट करना आपको सिखाते हैं कि हम कैसे मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा तो है नहीं, मोल का डिफिनेशन होगा तो मोल कैलकुलेट करने भी हमें आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे पहले समझो। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल, कि हम मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अपने पास 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। उन तीनों चीज़ों पर चले के करके बात करते हैं। सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे मोल को, क्या होगा? व्हेन
when given mass of substance is known। मतलब ये हो गया कि जब आपको कोई सबस्टेंस दिया गया हो, ये सबस्टेंस इतना ग्राम है, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलो, 10 किलो, कितना भी इसका अमाउंट पता हो कि इतना ग्राम है, तो हम मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे? तब हम करते हैं कैलकुलेट मोल इक्वल टू मास ऑफ गिवन मास ऑफ सबस्टेंस, गिवन मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सबस्टेंस, मोलर मास ऑफ सबस्टेंस। जिस भी सबस्टेंस की बात करेंगे उसका मोलर मास क्या है, ये आपको हमेशा नोन रहेगा। ये आपका क्या होता है, पता होता है इतना है, ये आपका दिया रहेगा। आप क्या करोगे, मोल को कैलकुलेट कर ले जाओगे, मोल यहाँ से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि आपको मोल दे दिया, मोल दे दिया, यहाँ से 3 चीज़ें पता लगा सकते हो, ध्यान देना क्या क्या। एक आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें कितने मोल प्रेजेंट है। दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो अगर मोल पता हो तो कितना मास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो हाउ मच अमाउंट इसका यूज हुआ होगा, हाउ मच अमाउंट, ये पता लगा ले जाएंगे हम लोग। तीसरा, अगर मान लो अमाउंट दिया हो और मोल भी दिया हो तो मोलर मास पता चल जाएगा। मोलर मास पता होने से हम कंपाउंड को पता लगा सकते हो दिया गया कंपाउंड कौन है। समझ लो कि इसका मास दिया, इसका मोल दे दिया और आपका 17 ग्राम आया, बोला कोई गैस था 17 ग्राम उसका मोलर मास है, तो 17 ग्राम किसके बराबर है, अमोनिया के मास के बराबर है। कैलकुलेट करने पे बता दिया कि 32 ग्राम आता है, तो 32 ग्राम कोई गैस है जो 32 ग्राम आता है, तो 32 ग्राम पर हम देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन दिया रहेगा, कौन कौन सा गैस है, तो 32 ग्राम किसका होगा, O2 का। तो हम पता लगा सकते हैं मोलर मास से, मोलर मास तो हमें पता चल ही जाएगा, इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा होगा सबस्टेंस का। उस सबस्टेंस के बारे में हम पता लगा लेंगे कौन सा है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, जो भी होगा मोलर मास हमको पता चल जाएगा कि ये सबस्टेंस ये वाला है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फार्मूले से। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चंस में आपको तीनों टाइप का दिखा रहा हूँ कैसे तीनों तरीके का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं और क्यों ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी moles of CO2 is present in 11 gram of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको मोल फाइंड आउट करना है, कितने मोल होंगे। तो देखो है क्या, सबसे पहले CO2, तो CO2 का आपको मोलर मास पता होगा। कार्बन का कितना होता है 12, 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू कितने ऑक्सीजन टोटल 2, एक का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा आपका 32 + 12 44, इतना ग्राम है इसका मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना हो गया, हमें ये देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोलर मास कितना है। ठीक है, गिवन मास कितना है, गिवन मास हमको कितना पता है भैया, तो गिवन मास इक्वल टू हमें कितना पता है, यहाँ दिया गया है 11 ग्राम, 11 ग्राम आपको दिया गया है, और 44 इसका मोलर मास है। तो चलो जरा निकालते हैं। मोल इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला था, गिवन मास कितना है 11 अपॉन 44, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 डिवाइडेड 4, तो 1/4 का मतलब 0.25 इतना मोल। 11 ग्राम CO2 में 0.25 मोल प्रेजेंट होंगे, बस 0.25 मोल। तो अगर 25 मोल आपको पता चलेगा, इतना मोल ऑफ CO2 इज प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास कितने मोल है, इतने मोल प्रेजेंट हैं। 2 क्वेश्चन और करेंगे इस पे। देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, ए सैंपल ऑफ
ए सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट having mass 212 gram, then calculate number of moles mole of sodium carbonate in इट। मतलब इस सैंपल में कितने इसके कितने प्रेजेंट है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है। सोडियम का 2 सोडियम है, एक सोडियम का जो मास होता है बेटा एटॉमिक मास वो कितना है 23, प्लस कार्बन का कितना है 12, प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो जरा जोड़ो कितना हो गया, ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 6 16 4 4 8 1 9 1 10 106 इतना ग्राम आपका सोडियम इसका मोलर मास है। दिस इज द मोलर मास। तो हमें मोलर मास चलो पता चल गया, ठीक है। अब मोलर मास पता चल गया, मोल कैसे कैलकुलेट करना है। मोल इक्वल टू गिवन मास कितना है 212 अपॉन मोलर मास 106, 2 बार जाएगा 2 मोल। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया कितने मोल प्रेजेंट है इसके 2 मोल प्रेजेंट हैं। अब अगर तुमसे पूछता 2 मोल कितना मॉलिक्यूल हो गया इसका कितना हो जाता, तो 2 मोल 2 इंटू अब अगाधर नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका 2 न्यूमेरिकल। इस पर अब अगले लेक्चर में कराऊंगा और भी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अगले लेक्चर का वेट करो, उसमें और भी इंटरेस्टिंग मजेदार आएंगे, दूसरा पार्ट आएगा और इसके और भी न्यूमेरिकल उसमें हम लोग कराएंगे, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहना और शेयर भी करते रहना दोस्तों को, ताकि पता चले। इसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा सिस्टमैटिकली आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।